गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग ये देख लेंगे किस प्रकार से हम एचएस एग्जामिनेशन के अंदर प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रिपरेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इस पूरे ही एग्जामिनेशन में जो सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों ने फेस किया होगा वो है कि कैसे इतने सारे कंपोनेंट्स को सीमित समय के अंदर हम बैलेंस कर सके या मैनेज कर सके। ये पूरा एग्जामिनेशन ही कहीं ना कहीं आपको मैनेजमेंट की तरफ लेके जाता है और एज अ एडमिनिस्ट्रेटर भी आपने चीजों को, अपने रिसोर्सेज को, अपनी समस्याओं को बैलेंस करना है, प्रायोरिटाइज करना है। ऐसा ही इस एग्जामिनेशन का भी नेचर है। ये एग्जामिनेशन बहुत कम समय में उन बच्चों ने ही क्वालिफाई किया है और ऐसे कई सारे उदाहरण हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में आपके सामने पेश किए कि बहुत यंग एज में और या बहुत कम समय में इस एग्जामिनेशन को वही लोग क्वालिफाई कर पाए जिन्होंने अपने समय को बहुत अच्छे से मैनेज किया, अपने रिसोर्सेज को बहुत तरीके से और सलीके से मैनेज किया। तो इस सेशन में हम वो सलीका, वो तरीका भी एक बार गो थ्रू करेंगे। हमारे कोर्सेज में जिन बच्चों ने पढ़ा है जो एचएस में थे या अलाइड में भी थे, तो उन्होंने काफी हद तक इस प्रोसेस को अनडेलिबरेटली, अनविलिंगली भी फॉलो ऑलरेडी किया हुआ है। तो उन्होंने देखा होगा कि जैसे ही उनका पूरा करिकुलम खत्म होता है तो उनकी पूरी प्रिपरेशन भी खत्म हो जाती है। आज के इस सेशन में हम उस पूरी प्रिपरेशन को बांधने का तरीका सीखेंगे। इस पूरी तैयारी का प्रोसेसेस हैं जैसे अभी तक। अच्छा, ये सेशन उन लोगों के लिए ही उपयोगी होगा जिनकी तैयारी हो चुकी है, चाहे वो सिविल स्टैप के माध्यम से है या किसी और अन्य के माध्यम से है या सेल्फ स्टडी के द्वारा भी है। तो तैयारी करने के कई सारे तरीके हैं और हर तरीके से ही सिलेक्शन देखी गई है, तो हर तरीके से पेपर को निकाला जा सकता है। लेकिन इन सारे प्रोसेसेस के अंदर या इन सारे अलग अलग माध्यम के अंदर, की माध्यम कोचिंग भी है, माध्यम सिविल स्टैप भी है, अन्य कोचिंग भी और सेल्फ स्टडी भी है, तीनों माध्यम में अगर ठीक अप्रोच फॉलो की जाए तो पेपर निकलता है। तो पेपर जल्दी निकालना, पेपर निकालना और जल्दी निकालने में फर्क है। पेपर जल्दी निकालने के लिए अगर सटीक अप्रोच अपनाई गई तो वो काफी ज्यादा कारगर साबित होती है। पेपर के अगर प्रोसेस देखा जाए तो मैं पेपर को दो प्रोसेस के अंदर प्राइमरीली डिवाइड करता हूं। एक स्टेज 1 मैं जनरली बोलता हूं और ये स्टेज वो जब आप पूरे समय अपने ज्ञान का अर्जन करते हैं, कहीं से भी, एकेडमी के द्वारा, कोचिंग के द्वारा, फ्री यूट्यूब सेशन के द्वारा या सेल्फ स्टडी के द्वारा आप अपने पूरे ज्ञान को बटोरते हैं। ये पहली स्टेज इस प्रोसेस की होती है। बटोरने के दौरान बहुत अच्छा है कि आपने अलग अलग किताबें भी पढ़ी हैं, नोट्स भी पढ़े हैं। कुछ बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए होते हैं और कई बच्चों ने नोट्स बनाए भी होते हैं। ये दोनों ही काम स्टेज 1 के काम है। जब आप चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो मींस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग एंड नोट्स मेकिंग इस पहली स्टेज का ही पार्ट आता है। सेकेंड स्टेज का पार्ट आता है जब इन नोट्स को संजोया जाता है और रीस्ट्रक्चर किया जाता है। ये स्टेज 2 का प्रोसेस होता है। स्टेज 2 में नोट्स को रीस्ट्रक्चर किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, प्रिसाइज किया जाता है, ब्रीफ किया जाता है। उसके आसपास की एक साल के नॉलेज के अर्जन के बाद बहुत सारी चीजें आपको बाय डिफॉल्ट याद हो जाती हैं और वो बहुत स्वाभाविक मालूम पड़ती हैं। दे सीम्स टू बी वेरी इनहेरेंट इन देयर वेरी कैरेक्टर। तो ऐसी चीजों को लिखना उतना आवश्यक नहीं है। वो विद द प्रोसेस ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो आपको याद ही हो जाती है, आप उसको अंदर तक ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी नॉलेज को नॉट नेसेसरली आपको लिखने की आवश्यकता है। तो सेकंड स्टेज में आपके नोट्स को रिस्ट्रक्चर करने का आवश्यकता है। रिस्ट्रक्चरिंग के दौरान नोट्स को और ज्यादा पेपर ओरिएंटेड ढाल भी लिया जाता है। उनको इस तरीके से ऑल्टरकेट किया जाता है, मोल्ड किया जाता है कि वो सटीक पेपर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बैठना शुरू कर दे। इस तरीके के आपके सेकंड स्टेज को मैं डिफाइन करता हूं। इसको आप लिख भी सकते हैं। पहली स्टेज है जिसमें आप ज्ञान का अर्जन करते हैं, मींस आप अंडरस्टैंडिंग। ज्ञान का अर्जन इज नॉट क्रैमिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स एंड नोट्स मेकिंग इज द थिंग। सेकंड स्टेज में रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ नोट्स, प्रिसीजन आती है नोट्स के अंदर, ब्रीफ आता है और नोट्स में वैल्यू एनरिचमेंट की जाती है। अब ये नोट्स बिल्कुल सटीक है तीसरी स्टेज में ले जाने के लिए, जिसके अंदर आप इन नोट्स को अच्छे से मेमोराइज करोगे। तो ये वाली स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोराइजेशन अगर पहली स्टेज के नोट्स को किया जाएगा तो वो बहुत अच्छा तरीका नहीं रहेगा, क्योंकि पहली स्टेज में नोट्स अभी उतने गहरे नहीं है, शैलोनेस है नोट्स के अंदर और उतने सटीक नहीं है। नोट्स कुड बी ऑफ, जैसे हमारी किताबें हैं 5,500 पेजेस की, अगर इतने बड़े नोट्स हैं तो दे आर ऑफ नो वेरी गुड यूज। वो अंडरस्टैंडिंग के बने हुए नोट्स हैं, वो रटने वाले नोट्स नहीं है अगर सरल भाषा में बात करें। तो आपको अपनी इस तैयारी को 3 स्टेज में प्रिपेयर करना है। पहली स्टेज में ज्ञान का अर्जन, दूसरी स्टेज में रिस्ट्रक्चरिंग, तीसरी स्टेज में उसको रटने वाला काम। अब सेकंड स्टेज के ऊपर मैं बात कर रहा हूं ताकि थर्ड और सेकंड स्टेज को अब हम साइमल्टेनियसली ले लें, क्योंकि एग्जामिनेशन ऐसा माना जा रहा है 11 जून जैसा कमीशन ने बोला है, अगर अपनी दी गई तारीख को एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा
तो जून के महीने में एग्जामिनेशन पॉसिबली कंडक्ट हो सकता है। अगर मैं जून को ही टारगेट मान के चलूं तो आज से 3 महीने का समय मेरे पास है, मार्च, अप्रैल एंड मई। तो मैं इन 3 महीनों को, इन 90 दिनों को कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकूं। अगर सटीकता से देखा जाए, अगर 11 जून का हम लोग पेपर कंडक्ट करें तो मान लीजिए कि आपके पास अब मात्र 100 दिन का समय है। इन 100 डेज को कैसे हम लोग प्लान आउट इफेक्टिवली कर सकते हैं ताकि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छे से आ पाए। साथ ही साथ हमने ये भी देखना है कि इस टाइम अभी भी मैं पूरी तरीके से प्रीलिम्स के गियर शिफ्टिंग में नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि जब तक एक बार आपका पेपर का फॉर्म नहीं फिल होता तब तक हमें प्रीलिम्स की तरफ पूरी तरह गियर नहीं शिफ्ट करना चाहिए। इसीलिए हमें प्री और मेंस को अभी बैलेंस करना चाहिए। ये उन्हीं के लिए स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं जो प्रिपेयर्ड हैं। जिन बच्चों ने अभी तैयारी 2, 4, 5 महीने पहले ही शुरू करी है, उतना प्रिपेयर्ड नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, उनके लिए शायद ही उतना उपयोगी नहीं रहेंगी बातें। ये बातें उनके लिए उपयोगी हैं जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट हैं और उनका कंप्लीट सिलेबस एक बार हो चुका है, क्योंकि वो मात्रा में 2-2.5 हजार बच्चे हैं। तो उनके इस प्रिपरेशन को बांधने का ये तरीका है। ये केवल सिविल स्टाफ के एनरोल्ड स्टूडेंट के लिए ही नहीं, अन्य अकेडमीज में या सेल्फ स्टडी से पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों के लिए भी सेशन उपयोगी है जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन कर ली है। अब वो सेकंड और थर्ड स्टेज के प्रोसेस को जानना चाहते हैं, क्योंकि जनरली चाहे एकेडमीज हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, इवन चाहे टॉपर भी हैं, उन्होंने इतना स्ट्रीमलाइंड वे में तैयारी नहीं करी होती। अगर ये तैयारी करी भी है तो उन्होंने 5 साल 4 साल के अंदर ये तीनों स्टेजेस को फॉलो किया है, लेकिन पीछे उन्होंने कभी भी डेलिब्रेट थॉट नहीं दिया होगा। उन्होंने सोचा नहीं था कि पहली स्टेज के बाद दूसरी जाएंगे। वो बाय डिफॉल्ट आसपास का सोशल सर्कल ऐसा डेवलप हो जाता है कि वो अपने आप सेकंड स्टेज में चले जाते हैं, फिर सेकंड के बाद थर्ड आ जाता है। लेकिन ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता। क्योंकि ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता तो अगर उनका सिलेक्शन भी देखें, चाहे उनका कोई भी रैंक हो, कहीं टॉपर है, कहीं लास्ट रैंक है, लेकिन अगर रैंक होल्डर भी है तो वो कॉन्शियस अटेम्प्ट ना होने की वजह से इसमें 4-5 साल उनको लग गए होते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चों ने इन पेड कोर्सेज के द्वारा पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स को क्वालिफाई कराया। इस साल बहुत अच्छा मेंस एग्जामिनेशन वो बच्चे देकर आए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में 21-21, 22-22 साल के बच्चे, क्योंकि हमने उनके पीछे शायद एक कॉन्शियस थॉट दिया था कि उनकी पूरी तैयारी को इस दिशा में हम लोग आगे लेके जाएंगे। तो अभी जो आप लोगों के पास समय है, 100 दिन प्रीलिम्स के हैं और बाकी मेंस को भी अभी समय दिया जा सकता है। जिन लोगों की तैयारी का स्तर अच्छा है उनको मेरा सुझाव रहेगा, 3 मंथ का मैं प्लान आपके लिए बना के दे रहा हूं। मार्च, अप्रैल और मई को हम लोग कैसे मैनेज और बैलेंस करें। अगर आपको यही मैनेज और बैलेंसिंग आ गई, आप देखोगे आपके साल बचने लगेंगे। हर साल आपका वेस्ट नहीं होगा केवल अटेम्प्ट देने में। केवल हर साल प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत समझदारी नहीं है कि अगर आपने 5 प्रीलिम्स निकाले हैं, 4 निकाले, 6 निकाले हैं और बार बार आप मेंस दिए जा रहे हैं, प्रीलिम्स को हर बार पॉलिश करते हैं, मेंस पे कोई एफर्ट नहीं डालते, तो ये श्योर है कि मेंस आपका कभी क्वालिफाई नहीं होने वाला। मेंस को क्वालिफाई करने के कुछ तरीके हैं, उसको भी जानना पड़ेगा। तो आपने देखना है इन 3 महीनों को आपने कैसे ऑप्टिमली यूज करना है। मार्च और अप्रैल अभी भी मेंस को दिया जा सकता है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले प्रीलिम्स दिया हुआ है या मेंस को लेके बहुत ज्यादा श्योर हैं। तो हम एटलीस्ट 15 अप्रैल तक मेंस को दे सकते हैं। मेंस को देने का क्या मतलब है, करना क्या है एग्जैक्टली मेंस को लेके। मेंस का मतलब ये नहीं है कि उन्हीं चीजों को रटना शुरू कर दें जो आपने ज्ञान बटोरा था। मैंने बोला है स्टेज 2 रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द नोट्स। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है जो हमारे अपने एनरोल्ड स्टूडेंट है उनको मैं एक वैल्यू एडिशन कोर्स में आज ऐड करवा रहा हूं। इस वैल्यू एडिशन कोर्स के अंदर हमने मेंस ओरिएंटेड लेक्चर्स लिए हैं। वैल्यू एडिशन कोर्स में मेंस ओरिएंटेड लेक्चर का क्या मतलब है कि इसमें जो आपने हमारे साथ अभी तक ऑलरेडी इतने सेशंस किए थे, हमने तो 250 जीएस के लेक्चर आपको दिए हैं। उन 250 जीएस के लेक्चर में प्रीलिम्स भी था, मेंस भी था। इस वैल्यू एडिशन कोर्स में मात्र 42 या 45 लेक्चर हैं जिसमें सारा जीएस 1 2 3 है। बहुत फ्रीक्वेंसी और हाई स्पीड से पढ़ाया गया है। इस वैल्यू एडिशन कोर्स में मैं आप लोगों को ऐड कर रहा हूं ताकि आपने पूरे साल जो मेंस को पढ़ा है वो एक ही जगह पिरो दिया जाए। इसी वैल्यू एडिशन कोर्स में कुछ प्रैक्टिस के मेंस के क्वेश्चन हैं। वो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपने लिख के हमको भेजने तो नहीं है, लेकिन आपने उनको क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लेना है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ मेंस के क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन इतने सटीक हैं और इतने कॉम्प्रिहेंसिव है कि मेंस का आज भी हमारा मानना है कि 90% पेपर इस बार भी, जैसे हम लोगों ने जब एनालिसिस किया, पेपर 2 और 3 तो वर्बेटिमली हमारे इन्हीं मेंस के क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज से ही आया है। तो इन मेंस के क्वेश्चंस को अगर आप करके जाते हो तो आप ये निश्चिंत रहिए 70-80% एज इट इज पेपर विदाउट चेंजिंग द लैंग्वेज
यही क्वेश्चन रिपीट होने हैं। ये मेंस वैल्यू एडिशन के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले गए। जिन बच्चों ने हमसे नहीं पढ़ा हुआ, किसी और एकेडमी से आप लोग पढ़े हैं, तो ये प्रोडक्ट आपके पास नहीं होगा। आपने इसको ऑनलाइन ही हमारे प्ले स्टोर सिविल स्टैप हिमाचल से डाउनलोड करना है। बहुत रीजनेबल है, 3000 का कोर्स है, 40-42 लेक्चर हैं जीएस 1 2 3 के। मेन बात है, ये मेंस के इसके अंदर क्वेश्चंस है, बहुत क्वालिटी ड्रिवन और सटीक क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पूछता है। इन क्वेश्चन को लगातार हम रिफर्मिश भी करेंगे, जैसे जैसे आपका मेंस नजदीक आएगा हम क्वेश्चन चेंज भी करेंगे, और जो नए सवाल भी हमें मिलेंगे इसी वैल्यू एडिशन कोर्स के अंदर ऐड भी हो जाएंगे, ताकि आपको नए और करंट बेस्ड क्वेश्चन भी मिले इसके अंदर। इस तरीके का ये वैल्यू एडिशन कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। हमारे बच्चों के लिए ये फ्री है, मैं कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों को इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो ये मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स के अंदर अभी जो आपके पास 45-50 दिन का समय है, आपने इन लेक्चर्स को देखना है और प्रयास करना है दिन में 3 से 4 घंटा रोजाना मेंस आंसर राइटिंग को दीजिए। आंसर राइटिंग मींस आप इन क्वेश्चंस को लिखिए टॉपिक वाइज, जो भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट है। 45 दिन में आप सारे इनको नहीं खत्म कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जो आपके फेवरेट 3-4 सब्जेक्ट है, अगर 4 का समय है, 10-10 दिन आप डिवाइड कर लीजिए 4-5 सब्जेक्ट को, एटलीस्ट 4-5 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को खत्म कर लीजिए, मॉडल आंसर बना लीजिए। तरीका क्या है, क्वेश्चंस लिखा, उस क्वेश्चन के बारे में जितनी आपको जानकारी है वो लिख लिया, इंटरनेट सर्च किया, हमारा कंटेंट सर्च किया और उसमें परफेक्ट कंटेंट कम शब्दों के अंदर डाल दिया। एग्जाम्पल यहां मैं कोट करूंगा, मान लीजिए मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं और मैंने लिख दिया कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लैक सॉइल, तो आपने ब्लैक सॉइल के बारे में 70-80 शब्दों के अंदर, वैसे 60 शब्दों का, 70-80 शब्दों के अंदर एक डायग्राम के साथ ब्लैक सॉइल के बारे में जो भी सटीक जानकारी आपको लगता है 4 नंबर में लिखने लायक थी, वो सब इसके अंदर आपने लिख देनी है। ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चन है, स्पेस के क्वेश्चन है, एनर्जी के क्वेश्चन है, एनवायरमेंट के क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है, ये सारे ही क्वेश्चंस का बैंक है। इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मेंस के नोट्स को तराश लो। मेंस जब तक आपका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं रहेगा, बिखरा रहेगा, आपके लिए रिवीजन के लिए समस्या रहेगी। जब तक ये रिवीजन की समस्या रहेगी, आप हर बार एक ही प्रयास कर रहे होगे, आप अपने लिमिटेड मटेरियल जो कि स्कैटर्ड है, जो कि डिटेल्ड है, अननेसेसरी लेंथ में है और उतना वेल रिसर्च्ड, पॉलिश्ड और सटीक डेटा ओरिएंटेड नहीं है, इसी कंटेंट को बार बार पढ़ के जाके पेपर दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, जिसकी वजह से मेंस में आपका स्कोर अच्छा नहीं आता, या पहली बार भी मेंस दोगे और इस प्रोसेस के थ्रू दोगे तो खराब मेंस लिखकर आने की पूरी संभावना है। तो जिस प्रोसेस से मैं आपको बता रहा हूं, इससे अगर आप मेंस लिखोगे, आप पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही इस पेपर को क्वालिफाई करोगे। मेंस में मार्क्स लाना ट्रिक है, उसका एक तरीका है, उसकी एक स्ट्रेटेजी है, उसका एक प्लान ऑफ एक्शन है। उस प्लान ऑफ एक्शन को अगर हम फॉलो करते हैं तो मेंस बहुत अच्छे ढंग से और आसानी से भी निकल सकता है। उतना इतना एफर्ट नहीं है कि 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, सटीक तरीके से अगर पढ़ोगे, यहीं पे हम लोगों का रोल है कि हम आपके एफर्ट को मिनिमाइज करते हैं। जो पेपर आप 5 साल में क्लियर कर सकते थे, वो 1 या 2 साल में क्लियर करके आप सिलेक्शन ले सकते हो, और अननेसेसरी जो ये टाइम और ये आपका यूथ प्रिपरेशन में वेस्ट होता है, उसको बचा सकते हो इस प्रोसेस के थ्रू। आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है। हमारे बच्चों ने या बाहर वाले बच्चों ने साइमल्टेनियसली दिन में और क्या करेंगे, 3-4 घंटे अगर मेंस कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली प्रीलिम्स को आप लोग फोकस कीजिए। प्रीलिम्स को फोकस करने के 2 तरीके हैं। एक, जनरल स्टडीज के लिए देखिए क्या करना है। जनरल स्टडीज के लिए जितने ज्यादा आप बार बार अपने नोट्स को मत पढ़ते रहिए, वो याद हो जाते हैं। जीएस के अंदर क्वेश्चन को देख के अगर आपके सामने ऑप्शंस रखे हो, आपको चीजें याद, तो पूरा रटने की जरूरत नहीं है। आप जितने ज्यादा एमसीक्यू कर सकते हो उतना बढ़िया है। जितने ज्यादा एमसीक्यू करोगे, एमसीक्यू के बेनिफिट है, एमसीक्यू आपको चीजों को रिटेन करवाता है, याद करवाता है। एमसीक्यू आपको सटीक चीजों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट को आइडेंटिफाई हेल्प करने में याद करने में हेल्प करता है और आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एमसीक्यू रिवर्स इंजीनियरिंग है, रिवीजन का एक तरीका है। एमसीक्यू के बहुत सारे माध्यम है, एक सिविल टाइप की टेस्ट सीरीज है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एमसीक्यू के रोजाना सुबह लाइव 15 क्वेश्चन के सेशंस लेते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एमसीक्यू को मल्टीपल, जहां से मिलते हैं अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस, अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन, उनको सॉल्व करते रहिए। रोजाना 1 से 2 घंटा आप जीएस के एमसीक्यू करने में दीजिए, सब्जेक्ट बांध लीजिए। अगर आप मेंस वैल्यू एडिशन में पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके क्वेश्चन आंसर बनाते जाइए और रोज 2 घंटा पॉलिटी के एमसीक्यू को भी सॉल्व कीजिए। इसके आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। एमसीक्यू के 2 और सोर्सेज में यहां आपके सामने शेयर कर रहा हूं। किसी भी जगह की, किसी भी पब्लिशर की एक यूपीएससी की प्रीवियस ईयर एमसीक्यू की किताब ले लो, चाहे अरिहंत है, दिशा है, इनकी किताब ले लो, यूपीएससी 28 ईयर्स पीवाईक्यू। इसको सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करना शुरू कर दो। बहुत सारे हिमाचल के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपीएससी के, इसको सॉल्व करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक है, सब्जेक्ट वाइज करो। पॉलिटी सब्जेक्ट को बांधा हुआ है तो पॉलिटी सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोग शुरू कर दीजिए।
4 घंटा आपने मेंस की पॉलिटी पढ़ी, 2 घंटा पॉलिटी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पढ़े। 10 दिन के अंदर पॉलिटी मेंस के भी खत्म, प्रीलिम्स के भी खत्म। अगले 10 दिनों में ज्योग्राफी खत्म, हिस्ट्री खत्म, इकोनॉमी खत्म। ये 4 सब्जेक्ट अगर आप 1.5 महीने के अंदर खत्म कर लेते हो तो इट इज वर्थ डूइंग, जिसके अंदर प्रीलिम्स भी आपका लॉक हो गया और मेंस के 4 सब्जेक्ट कर लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, दिन का एक बड़ा हिस्सा करंट अफेयर, मैं कई दफे बोल चुका हूं, मैंने सेशन भी लिया है, करंट अफेयर को थीम वाइज नोट्स मेकिंग पे चले जाओ। अगर थीम वाइज नोट्स नहीं बनाए, करंट अफेयर का पेपर नहीं कर पाओगे। 20 क्वेश्चन इस बार आए थे और बहुत टफ क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन वर इक्विवेलेंट टू 80 क्वेश्चन। एवरी क्वेश्चन वाज हैविंग 4 स्टेटमेंट एंड ईच स्टेटमेंट वाज फ्रॉम डिफरेंट नेचर ऑफ करंट अफेयर। तो करंट अफेयर की एक वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड करी है कि कैसे अप्रोच करना है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। करंट अफेयर पे फोकस करो। 1/5 हिस्सा 20% ऑफ द पेपर इज करंट अफेयर। इसके बिना कैसे पेपर निकालोगे आप? करंट अफेयर पे फोकस करो। जैसा मैंने थीम वाइज नोट्स बनाने को बोला, नोट्स बनाओ, उनको रटो, करंट अफेयर को रटो, इससे पेपर निकलेगा। और ये आज से ही शुरू कर दो। मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के अंदर पुराने 1 साल के जून ऑनवर्ड, पिछले साल जून ऑनवर्ड करंट को रटना चालू कर दो। साथ ही साथ प्रीलिम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एचपी जीके। इसके बिना आपका पेपर नहीं क्वालिफाई हो सकता। 20 से 25 सवाल एचपी जीके के हैं। तरीका इसका भी सिंपल है। जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट है, आपके पास किताबें हैं, 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है जो हम लोग प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को देते हैं। जिसके पास नहीं है, हमारी एक प्रीलिम्स की किताब है, वो किताब एचपी जीके भी है और उसमें 1000 प्रैक्टिस के क्वेश्चन है। उसके बाहर पेपर में 1-2 क्वेश्चन आ भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट 20 में से 18 क्वेश्चन उस किताब में से ही आएंगे। उनके एमसीक्यू को सॉल्व कर लो। उसके बाहर एमसीक्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता एचपीजीके के, उनको सॉल्व करो। अभी इकोनॉमी, सर्वे और बजट आएगा, विशाल सर आपको पढ़ाएंगे, उसमें से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो आपका एचपीजीके काबू में होना चाहिए। इस तरह आप दिन के 2 घंटे करंट अफेयर को और 1 से 2 घंटे एचपीजीके को दीजिए। तो आप दिन का अगर टोटल 6 घंटा प्रीलिम्स को दे रहे हैं और 4 घंटा मेंस को दे रहे हैं, ये मोर देन इनफ है। इतना करंट पढ़ना बहुत है। आप आजकल अखबार को नहीं भी पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे घंटे के लिए एडिटोरियल पढ़ के चीजों का एनालिसिस और समझ लीजिए, उतना पर्याप्त है। नोट्स मेकिंग की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करते हो तो आप प्री और मेंस की दोनों की प्रिपरेशन को इस टाइम पे मैनेज कर सकते हो। मेंस के करंट के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रीलिम्स के बाद मेंस के करंट अफेयर हम आपको खुद ही सब्जेक्ट वाइज कंपाइल करके दे देंगे कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एचपीएएस के मेंस के अंदर करंट उतना बड़ा और इंपॉर्टेंट पोर्शन मेंस में नहीं होता है यूपीएससी की तरह। यहां पे एक ही टॉपिक है जो मेंस से बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके अलावा मेंस में बहुत ज्यादा डिपेंडेबल, थोड़ा बहुत डिजास्टर मैनेजमेंट, एक आध और टॉपिक आते हैं, नहीं तो मेंस स्टैटिक और आपके सिलेबस के साथ ही पूछा जाता है। इस तरीके से आप मेंस को अप्रोच कीजिए। मेंस के अंदर कैसे वैल्यू एडिशन करनी है उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि मेंस के नोट्स को एनरिच कैसे किया जाता है, उसके लिए एक और वीडियो आपके साथ शेयर होगा। इस वीडियो में एटलीस्ट ये उनके लिए उपयोगी है जो मेंस को पढ़ चुके हैं। जिन्होंने बिल्कुल मेंस को नहीं देखा, एक बात सीधी बात जान लो, हिमाचल के अंदर बहुत बड़ी प्रपोर्शन में वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो बिल्कुल अनप्लैंड है। वो बच्चे आपका कंपटीशन नहीं है, एटलीस्ट उनका तो बिल्कुल नहीं है जो हमसे पढ़े हुए हैं। तो आपके पास ये सब कुछ मौजूद है ऑलरेडी। आपने जो हमने ही आपको कंटेंट दिया है उसी को इस स्टेज में रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपके साथ और किसी का कंपटीशन अब नहीं रहा है, क्योंकि इतना अच्छी क्वालिटी का और इतना स्ट्रक्चर्ड कंटेंट किसी के पास नहीं है जो आपके पास है। साथ ही साथ जो लोग घर पे बैठ के भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मेरा सुझाव रहेगा, वैल्यू एडिशन कोर्स को आप पकड़ लीजिए। इसके थ्रू आपके पास काफी अच्छा कंटेंट अच्छी मात्रा में आ जाएगा, अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे। आप भी तैयारी को दोबारा से रीशेप कर सकते हो। जिनके पास हमारी एचपीजीके की किताब नहीं, वो भी मंगवा सकते हैं। इसके अंदर बेस्ट पार्ट है 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। ये काम आप लोगों ने करना है। अगर आप ये काम कर लेंगे तो आप देखेंगे बहुत आसानी से आप प्री और मेंस को भी बैलेंस आउट कर सकते हैं। मेंस एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जिन लोगों ने, आप देखिए कि जिसने अभी तक मेंस को लॉक करके नहीं रखा, 101% है। हम लोग लिख के दे सकते हैं कि आपका मेंस नहीं निकलेगा, प्रीलिम्स निकल भी जाए। मेंस के अंदर बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्वालिटेटिव कंपटीशन है। ऐसे तोड़ू बच्चे हम लोगों ने देखे जो इंटरव्यू से इस बार आउट हुए हैं। आप उनके सामने नए बच्चे अगर बहुत प्लान्ड से नहीं है, बहुत अच्छे प्रोसेस, बहुत अच्छी तैयारी के साथ नहीं उतरोगे तो आप उनके साथ कंपीट कर ही नहीं सकते हो। तो उनके साथ कंपीट तभी कर सकते हो जब आपके मेंस के नोट्स इतने अच्छे वेल स्ट्रक्चर्ड हो। प्रीलिम्स में तो कोई कंपटीशन नहीं। प्रीलिम्स में तो आप गांव में बैठ के केवल हमारे 15 एमसीक्यू के सेशन 1 साल तक लगा लो। एचपीजीके के जो कृति मैडम ने 96 क्वेश्चन करवाए हैं उनको लगा लो। योगेश सर फ्री में करंट अफेयर पढ़ा ही रहे। प्रीलिम्स तो आप हिमाचल के रिमोटेस्ट विलेज में बैठ के भी निकाल सकते हो बिना कोचिंग के। इट्स ऑल अबाउट मेंस एग्जामिनेशन। मेंस को कैटर करना इटसेल्फ इज अ वेरी डिफरेंट टास्क। इसलिए मेंस नहीं निकलता है बच्चों का।
450 बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं, 50 बच्चों को भी मेंस के बाद इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाती है, और ये वही 550 बच्चे हैं जो पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब तैयारी का प्रोसेस ठीक नहीं है। तैयारी के प्रोसेस में मेंस की हैंडलिंग ठीक नहीं है। प्रॉब्लम इज नॉट विद द आंसर राइटिंग, प्रॉब्लम इज विद द मेंस, कि मेंस के नोट्स, मेंस के कंटेंट को कैसे हैंडल किया जा रहा है। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन हिमाचल प्रदेश। उसको सीख लो, तो इसके थ्रू आप मेंस के कंटेंट को मैनेज कर जाओगे तो आपके कुछ चांसेस हैं कि पेपर निकल जाएगा। अभी जिसकी तैयारी हो चुकी है, ये साल उसी का है, वो अपने नोट्स को रिस्ट्रक्चर कर लेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो अभी भी बहुत अच्छा प्रिपेयर नहीं है, उनको अभी से 2024 को मैनेज करने के बारे में सोचना शुरू कर देना है, क्योंकि ये वो एग्जामिनेशन नहीं है कि प्रीलिम्स के अंदर एमसीक्यू है, तुक्का लग सकता है। मेंस के अंदर कोई तुक्का नहीं लगता, उसमें परफॉर्म ही करना पड़ेगा। इसलिए मेंस इज द की फॉर एचपीएस एग्जामिनेशन, राइट। इसके अलावा आप कोई स्ट्रैटेजी के बारे में, कोई मैनेजमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं, प्लानिंग, पूरा अपना प्लान का अबाउट टाइम टेबल भी बनवाना चाहते हैं, तो यू कैन कॉल मी ऑन माय ऑफिशियल नंबर व्हिच हैज बीन शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक आध दिन लगता है, कई दफे कॉलिंग का लोड ज्यादा होता है, क्लासेस ज्यादा है, वर्क बर्डन ज्यादा है, मेरे को समय लग जाता है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर मैं सभी के साथ बात जरूर कर लेता हूं। मैं इस चीज को इंश्योर करने का पूरा प्रयास भी करता हूं। तो आप चाहे कहीं से भी पढ़े हो, किसी भी एकेडमी से पढ़े हो, घर पे भी बैठे हो, आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और हमारे बच्चों के लिए तो आई एम ऑलवेज एक्सेसिबल। आप लोग भी मेरे साथ जरूर टच में रहिए। जो बच्चा लंबे समय तक टच में रहा है, गाइडेंस के थ्रू रहा है, पेशेंस रखना पड़ता है। एक या 2 साल की बात है, पेपर निकलता है। इस बार एलडब्ल्यूओ को भी कितने सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है। धैर्य रखो, 1 या 2 साल की बात है। अगर आपके एफर्ट सच्चे हैं तो पेपर निकलता जरूर है ये, राइट। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।